मैं टेक्निकल इंडिकेटर क्यों नहीं देखता? मैं शुरू में ही एक चीज साफ कर देना चाहता हूं। यह पुस्तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बड़ा दिखाने और इंडिकेटर्स, संकेतकों की अवमानना करने के लिए नहीं है। यह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में गहन जानकारी साझा करने, प्राइस वॉल्यूम के बीच के विशिष्ट संबंधों को देखने का खास नजरिया और ट्रेडिंग को पूर्णकालिक रोजगार बनाने को लेकर है। मेरा एक बहुत अजीब दोस्त है जिसने अपने जीवन और कैरियर में कुछ बेहद अजीब चीजें की हैं। वह मेरा इंजीनियरिंग का सहपाठी था जिसे मैं 20 वर्षों से जानता हूं। वह कॉलेज के दौरान गायब हो जाता, छुट्टियों में काम करता और अचानक ही परीक्षा से एक दिन पहले वापस लौट आता। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले वह नजदीकी दोस्तों से विषय के बारे में समझाने की गुहार लगाता, लेकिन इसके बावजूद सभी सत्रों में प्रथम 5 में शामिल होने लायक अंक ले आता। मेरे दोस्त ने किसी कैंपस प्लेसमेंट प्रस्ताव में शामिल न होकर इसकी जगह ट्रेन द्वारा पूरा भारत घूमने का फैसला किया। अगले 3 महीनों में उसने भारत के अनेक शहर घूमे। उसके इस यात्रा से वापस लौटने तक हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी आईटी कंपनी में काम करने लगे थे। उसने बना बनाया रास्ता न पकड़ते हुए बीपीओ कॉल सेंटर में नौकरी से अपने कैरियर की शुरुआत की। कॉल सेंटर में 2 वर्ष तक रात की शिफ्ट में नौकरी करने के बाद वो कैरियर बदलकर आईटी में आना चाहता था। हम सब ने उसे यही कहकर हतोत्साहित किया। अब आईटी की नौकरी में आने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसे एक छोटी सी आईटी फर्म में डेवलपमेंट का काम मिल गया। शुरुआत में इंटरव्यू लेने वालों ने भी उसे अस्वीकृत कर दिया, लेकिन उसने इंटरव्यू पैनल से 2 सवाल किए। 1. मुझे कॉल सेंटर का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कंपनी में सर्वोत्तम कर्मचारी का पुरस्कार मिला। तो आपको क्यों लगता है कि मैं यहां आईटी में अच्छा काम नहीं कर सकूंगा? 2. आप मेरी क्षमता को परखे बिना मेरी उम्मीदवारी रद्द कैसे कर सकते हैं? मुझे 3 माह का अवसर दें, भले ही वेतन मत दीजिए। अगर 3 माह मेरा प्रदर्शन ठीक रहा तो मुझे नौकरी पर रख लीजिए, वरना निकाल दीजिएगा। उसे यहां नौकरी मिल गई। उसने वहां 3 वर्ष काम किया और जब वो वहां से जाने लगा तो कंपनी ने उसे रोकने के लिए वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और चला गया। वो आज भी मेरे संपर्क में है, लेकिन अपने पेशे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। वो कई वर्षों से अमेरिका में है और हम दोस्तों के बीच अफवाह है कि वो अमेरिकी सरकार के किसी गोपनीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसने भारत में आधार प्रोजेक्ट पर भी काम किया था। उसके गुणों का बखान करने के लिए मुझे अलग से एक पुस्तक लिखनी पड़ेगी, लेकिन संक्षेप में कहूं तो उसने जीवन भर साहसिक और उन्मादपूर्ण फैसले लिए और हर बार सफल रहा, सिवाय एक के। वह एक चीज थी शेयर बाजार, और इसी घटना ने मुझे ट्रेडिंग के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया। तब तक मैं बाजारों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था। मैं अक्सर शेयर खरीदता और बेचता रहता था, लेकिन ट्रेडिंग को कैरियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उस दिन 18 मई 2009 दिन सोमवार था। निफ्टी उस दिन अपर सर्किट तक पहुंचा। यह अनुभव सभी ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण व झटके जैसा था। सब ट्रेडर्स को बड़ी गिरावट की आशा थी, क्योंकि सबको यही लगता था कि केंद्रीय चुनावों में किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन शनिवार को जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो U.PA गुट को बहुमत मिल गया था। लोग बाजार में और गिरावट की उम्मीद लगाए थे, क्योंकि U.PA गुट बाजारों का पसंदीदा नहीं था। ये मेरी राय नहीं है, बल्कि मैंने उन दिनों ज्यादातर लोगों को यही कहते सुना था। मेरा दोस्त भी यही मानता था, और इसीलिए उसने निफ्टी में मार्जिन का उपयोग करके बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन खरीद रखी थी। उन दिनों मार्जिन नियम ज्यादा सख्त नहीं थे। लेकिन 18 मई 2009 को जब निफ्टी सकारात्मक खुला तो सब हैरान थे, और कुछ ही मिनट में यह अपर सर्किट तक पहुंच गया। मुझे इस छलांग की आशा नहीं थी, और मेरे लिए गिनना मुश्किल था कि मेरे दोस्त ने कितने पैसे गंवाए। मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। 1 हफ्ते बाद जब वह मिला तो उसने बताया कि उसे कितना नुकसान हुआ था। यह काफी बड़ी धनराशि थी, कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी 3-4 वर्ष पहले ही अपना कैरियर शुरू किया हो। तब तक मैं सुखी आत्मा था। मैं अपने ऑफिस में ईमानदारी से काम करता, जिम में कसरत करता और सप्ताहांत में घूमने फिरने का आनंद लेता।
लेकिन इस घटना ने मुझे हिला दिया और मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा किया। पहली बार मैं गंभीर हुआ और इसके साथ ही बाजार को लेकर गहन जिज्ञासा भी जागी। फिर से संकेतकों पर लौटते हैं। मुझे न तो इनसे नफरत है और न ही मैं इनके खिलाफ हूं। मुझे भिन्न बाजार हालातों में इनके व्यवहार का अध्ययन करना अच्छा लगता है। संकेतकों से शुरुआत करने वालों को मदद मिलती है क्योंकि इससे उनकी ट्रेडिंग में अनुशासन आता है, वरना वे 1-2 दिन में ही खूब सारा ट्रेड कर अपनी पूंजी गंवा देंगे। इसके अलावा इससे एल्गो ट्रेडर्स को भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए कुछ नियम बनाने में मदद मिली। लेकिन मैं अपनी ट्रेडिंग में इनका उपयोग नहीं करता क्योंकि मेरे लिए वे जरूरी नहीं हैं। मैंने कुछ ऐसे भी सफल ट्रेडर देखे हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं। मैंने कुछ ऐसे लाभकारी ट्रेडर्स भी देखे हैं जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में 1-2 संकेतकों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत से ट्रेडर देखे हैं जिन्होंने नेकेड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ ही साथ संकेतकों के होने के बावजूद पैसे घुमाए हैं। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बनाम संकेतकों की बहस केवल समय खराब करना है। मेरी सलाह है कि आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार किसी एक प्रणाली को चुन लें। इस पुस्तक से आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी और इस मार्ग को चुनने से आपको बढ़त भी मिल सकेगी। मैं टेक्निकल संकेतक क्यों नहीं देखता, इसके निम्न कारण हैं। मुझे देखकर दुहक होता है जब लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि खग स्टॉक का RSI 30 है जो इसका ओवरसोल्ड जोन है, क्या मैं अब खग को खरीद सकता हूं? या एब्स स्टॉक का DMA 200 है तो वो और नहीं गिर सकता, क्या मैं इसके थोड़े शेयर खरीद लूं? ये सवाल अपने आप में अनिश्चितता का संकेतक है। निश्चित ही ये भाव RSI या DMA लेवल के कारण में विशिष्ट गति के पक्के संकेत हैं, फिर भी वे खरीदने के लिए सलाह चाहते हैं, जो अजीब है ना? भाव को नहीं पता या उसे परवाह नहीं कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है या 200D.MA के निकट है। वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। यदि भाव और गिरते हैं तो RSI लेवल में भी और गिरावट आएगी, लेकिन धीमी दर से, और मूविंग एवरेज धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देंगे। तो यह याद रखना होगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह संकेतक केवल संकेत देते हैं, न कि भाव तय करते हैं। भाव में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आने से संकेतक भी बदल जाते हैं। इस अवधारणा को कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। यहां खरीदना गलत विचार होगा। यदि आप चित्र 1.1 देखें तो RSI के 30 के स्तर जो ओवरसोल्ड जोन है पर पहुंचते ही फौरन खरीदना गलत विचार होगा। जैसा कि पहले कहा गया है, भाव को RSI की गति के बारे में नहीं पता या उसे परवाह नहीं है। यदि आप चित्र 1.2 देखेंगे तो भाव के 200D.MA पर पहुंचते ही फौरन खरीदना गलत विचार होगा और फिर से यह सौदा बड़े नुकसान के साथ समाप्त होगा। मैं और भी बहुत से संकेतकों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं इस पुस्तक को उबाऊ नहीं बनाना चाहता। मैं इसे जरूरी अवधारणाओं को समझने के लिए आसान लेकिन प्रभावी रखना चाहता हूं। यहां महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि संकेतक भाव तय नहीं करते और कोई सौदा केवल इसीलिए न करें क्योंकि किसी संकेतक ने कोई स्तर दर्शाया है। संकेतक मानव मानसिकता को नहीं समझता। जो पहले हुआ है वही फिर से होगा, क्योंकि बाजार को मनुष्य चलाते हैं और मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जेसी लीवरमोर। जब भी मैं बाजार के वहां पहुंचने तक धैर्य रखता हूं, जिसे मैं ट्रेड आरंभ करना का पिवेट पॉइंट कहता हूं, तब मैंने हमेशा अपने सौदे से पैसा बनाया है। जेसी लीवरमोर, ये विश्व प्रसिद्ध ट्रेडर जेसी लीवरमोर की 2 उक्तियां हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि यह मानव मानसिकता के महत्व को संकेत करती है। इसलिए यह मानसिकता भाव के खास मुख्य स्तर में दिखाई देगी। कोई इन्हें पिवट पॉइंट, कोई सपोर्ट व रेसिस्टेंस जोन, कोई मांग व आपूर्ति जोन आदि कह सकता है। लाखों लोग स्टॉक या इंडेक्स और भाव के ऊपर या नीचे की गति के संयुक्त क्रिया परिणामों में ट्रेड करते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में पिवट पॉइंट बहुत कम होते हैं और उनके निकट ट्रेड करने की योजना बनाने से हमेशा बेहतरीन जोखिम पुरस्कार सौदे मिल जाते हैं। यदि आप चित्र 1.3 देखें तो यहां 75 का भाव स्तर अहम स्तर के रूप में काम कर रहा था। जब भी विक्रेता इस स्तर को तोड़ने के लिए भाव बढ़ाता है तो मजबूत क्रेता इसे खरीद कर इसे और गिरने से रोक देता है। इसलिए काफी संभावना है
कि यही स्तर भविष्य में भी अहम भूमिका निभाए, जब तक बड़े खरीदार 75 पर इसका रुख न बदल दें। लेकिन सभी संकेतक इस विशिष्ट भाव स्तर को पहचानने में नाकाम रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप RSI, बोलिंगर बैंड स्टोकेस्टिक्स या अपने खुद के उत्साही मिश्रित संकेतकों में से किनका उपयोग करते हैं। वे इन अहम स्तरों को पहचानने में विफल रहे और इसलिए हम ऐसे बहुत से अच्छे ट्रेड मौकों से चूक जाते हैं। क्या आप भी सहमत हैं? आप किसी भी संकेतक को चुन सकते हैं, लेकिन कोई भी भाव के साथ ही ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न नहीं करता। इनमें भाव की तुलना में थोड़ी देरी हमेशा होती है। यह सामान्य समझ की बात है कि ज्यादातर संकेतक भाव से ही बनते हैं। मैं इसे समझाने के लिए एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ट्रेडर्स समुदाय में EMA क्रॉसओवर प्रमुख और प्रसिद्ध ट्रेडिंग सिस्टम है। यह आसान सा सिस्टम 10 EMA और 50 EMA का मिश्रण है। खरीद का संकेत तब आता है जब 10 EMA डाउनसाइड में 50 EMA को पार कर जाता है, और बिक्री का संकेत तब आता है जब वही 10 EMA अपसाइड में 50 EMA को पार कर जाता है। यदि आप चित्र 1.4 देखें तो 10 EMA ने 20 मई को डाउनसाइड से 50 EMA को पार कर लिया। इसीलिए 22 मई को 121.53 पर प्रवेश आएगा, क्रॉसओवर कैंडल के उच्च से ऊपर। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की तुलना में यह देरी से प्रवेश है। यदि आप चित्र 1.5 देखेंगे तो 19 मई को रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर निर्णायक ब्रेकआउट आया था और प्रवेश 20 मई को 135 पॉइंट से के स्तर पर आया। ऐसे में हम EMA क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में 2 दिन पहले सौदा कर लेंगे। यहां व्यक्ति तर्क दे सकता है कि यदि हम EMA की अवधि को EMI क्रॉसओवर सिस्टम में कम कर देते हैं, उदाहरण के लिए 10 EMA से 5 EMI करना, तो शायद इससे प्रवेश तो प्राथमिक अवस्था में ही मिल जाएगा। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या यह अच्छा रहेगा कि आपको इसे ट्रेड में हर शेयर इंडेक्स के लिए इसे समायोजित करना पड़े, या यह बेहतर रहेगा कि आप इसके भाव पर केंद्रित रहें, जो आसान लेकिन शक्तिशाली है और जिससे शानदार ट्रेडिंग परिणाम मिलते हैं। संकेतक ट्रेडिंग को जटिल बनाते हैं। बाजार में कितने संकेतक हैं? 1000, 5000, शायद 10,000। इस संख्या का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग या गो चार्टिंग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना संकेतक विकसित कर सकता है। अगला सवाल यह है कि इन संकेतकों की लंबी सूची में से किसे चुना जाए। यदि ट्रेडर 2-3 संकेतकों को चुनता है तो उनमें हर बार आंकड़े अलग आते हैं। सच है ना? अब मुझे गलत मत समझिए, मैं संकेतकों का विरोधी नहीं हूं। मेरी चिंता यह है कि लोग 4-5 संकेतकों पर एक ही चार्ट लगाते हैं और कुछ क्रॉसओवर या अधिक क्रय अधिक विक्रय स्थितियों का इंतजार करते रहते हैं कि तब कदम उठाएंगे। अंत में उन्हें पता भी नहीं होता कि वे कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीद या बेच रहे हैं। कुछ वक्त बाद इन ट्रेडर्स को ठीक परिणाम न मिलने पर बुरा लगता है और वे समस्या को सुधारने के बारे में सोचने लगते हैं। यह एक दुष्चक्र है। तार्किक नजरिए से देखें तो प्राइस एक्शन ट्रेडर और संकेतक आधारित ट्रेडर में ज्यादा फर्क नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही भाव का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। मैं समझाता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेडर भाव का सीधा अध्ययन करता है। ज्यादातर संकेतक भाव से निकाले जाते हैं, इसलिए संकेतक ट्रेडर भी भाव का ही अध्ययन कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्या आपको नहीं लगता कि भाव का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाए, बजाय इसके कि उसी भाव को भिन्न संकेतकों के उपयोग द्वारा जांचा जाए? मैं यह आप पर छोड़ता हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की संक्षिप्त जानकारी। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब उपयुक्त बाजार में शेयर या इंडेक्स के भाव में उतार चढ़ाव है। किसी भी ट्रेडिंग दिवस में खुलने से बंद होने तक भाव लगातार बदलते रहते हैं। यह बदलाव और कुछ नहीं बल्कि प्राइस एक्शन है। उपरयुक्त चित्र 24 दिसंबर 2020 के बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट का है और इसमें 30,007 न्यूनतम से 30,546 उच्चतम की भाव विविधता है। यह विविधता ही प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग अवधारणा है जिसमें ट्रेडर चार्ट को पढ़ता है और भाव गति के आधार पर अपने ट्रेडिंग निर्णय लेता है, बजाय इसके कि टेक्निकल संकेतकों या अन्य किसी कारक पर निर्भर रहें। आसान शब्दों में कहें
तो ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग के फैसले लेने में केवल प्राइस और वॉल्यूम का उपयोग करते हैं। यदि आप ऊपर दे चित्र में देखें तो ट्रेडिंग निर्णय लेने में केवल प्राइस चार्ट का उपयोग हुआ है। ट्रेडर्स अपनी ट्रेड योजना बनाने में प्राइस चार्ट के साथ ही वॉल्यूम की जानकारी का भी उपयोग करते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के 3 अहम घटक हैं इसी क्रम में। 1. प्राइस, यह सभी अवसरों के बारे में बताता है। 2. टाइम, यह सभी अवसरों को नियमित करता है। 3. वॉल्यूम, यह सभी वर्णित अवसरों की सफलता या विफलता का पैमाना है। वॉल्यूम इसलिए जरूरी है क्योंकि 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% बड़े खिलाड़ियों से मिलता है। इसलिए पोजिशनल ट्रेडिंग BT.ST ट्रेडिंग और लॉन्ग ट्रेडिंग में सफल होने के लिए प्राइस और वॉल्यूम की जानकारी होना पर्याप्त है। यदि व्यक्ति की इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग जैसी लघु आवधिक ट्रेडिंग में रुचि है तो उसे टाइम के पैरामीटर पर भी माहिर होना होगा। मैंने इस विषय पर अध्याय 5 में विस्तार से चर्चा की है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का उपयोग कैसे करें? ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझने के लिए समय देना होगा, क्योंकि इसमें अन्य संकेतकों की तरह क्रय या विक्रय संकेत उत्पन्न नहीं होते। इसमें 3 चरण शामिल हैं। एन, मुख्य भाव स्तर की पहचान करने के लिए ट्रेड लाइन, पिवट पॉइंट, मांग आपूर्ति जोन, राउंड नंबर्स आदि जैसी विधियों का उपयोग करना। 2. प्रवेश की योजना बनाना, जिसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न में मुख्य भाव स्तर नौसिखियों के लिए और रॉ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट अनुभवियों के लिए को आधार बनाएं। 3. 2 कदम की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न या रॉ प्राइस एक्शन, शुरुआती प्राइस एक्शन के मुख्य भाव स्तर के आधार पर निकास की योजना बनाएं। जब निशानेबाज ने बाएं को बनाया दायां हां। कैरोले टकास का जन्म बुडापेस्ट में हुआ और वे हंगरी की सेना में थे। बचपन से ही उन्हें एक ही खेल पसंद था, शूटिंग, निशानेबाजी। जीवन में उनका बस एक लक्ष्य था, ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीतना। वर्ष 1936 आने तक वे विश्व स्तर के निशानेबाज बन चुके थे, लेकिन उन्हें वर्ष 1936 के समर ओलंपिक में शामिल होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त वे सार्जेंट थे और केवल कमीशन्ड अफसरों को ही ओलंपिक खेलों में स्पर्धा की अनुमति थी। टकास ने उम्मीद नहीं खोई और अपने पसंदीदा खेल का अभ्यास करते रहे। सौभाग्य से वर्ष 1936 के समर ओलंपिक के बाद हंगरी सेना ने गैर अफसरों पर लगा वह प्रतिबंध हटा दिया। इसके बाद वे वर्ष 1940 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो सकते थे, तो वे जमकर अभ्यास करने लगे। वे रोजाना कई घंटे निशानेबाजी का अभ्यास करते रहते, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। वर्ष 1938 में मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया और वे अपना आधा हाथ गंवा बैठे। आप उनकी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? उनके सारे सपने टूट गए। वे 1 माह तक अस्पताल में रहे। जब वापस घर लौटे तब भी उन्होंने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। उन्होंने शुरू से शुरुआत की, लेकिन इस बार बाएं हाथ से। कई बार वे सोने और खाने के अलावा ज्यादातर समय अभ्यास ही करते रहते। कुछ माह तक बाएं हाथ से अभ्यास करते रहने के बाद उन्होंने वर्ष 1949 में हंगेरियन नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। बाकी सब निशानेबाजों को लगा कि वे बस प्रतियोगिता देखने आए हैं और अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा, मैं यहां आपके दिलासे सुनने नहीं आया हूं, मैं यहां आपसे स्पर्धा के लिए आया हूं। उन्होंने उस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया और स्वतः ही अगले ओलंपिक के पात्र बन गए। एक बार फिर भाग्य ने उनके लिए अलग योजना बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वर्ष 1940 और 1944 ओलंपिक दोनों को रद्द कर दिया गया। वर्ष 1944 तक वे 34 वर्ष के हो चुके थे। ज्यादातर ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए 30 का दशक रिटायरमेंट की उम्र होती है। आज भी ऐसा ही है। हैरत की बात है कि टकास ने तब भी प्रशिक्षण बंद नहीं किया और एक बार फिर उन्हें वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक के लिए चुन लिया गया। तब तक वे 38 वर्ष के हो चुके थे। उस वक्त कार्लोस एनरिक डियाज सैंज वेलियंटे विश्व रिकॉर्ड धारक थे और उन्होंने टकास से पूछा कि वे लंदन किस लिए आए हैं। इस सवाल का टकास ने सीधा और साफ जवाब दिया, मैं यहां सीखने आया हूं। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। टकास ने न केवल स्वर्ण पदक जीता
बल्कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड से 10 अंक ज्यादा हासिल की। टकास पुनः 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में शामिल हुए और 42 वर्ष की उम्र में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। वेलियंटे, उनके प्रतिद्वंद्वी और पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक, ने उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी और कहा, आपने कुछ ज्यादा ही सीख लिया, अब आपकी बारी मुझे सिखाने की है। अब जितने भी ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग में धन गंवाया है, उनके लिए इस कहानी में 2 सूत्र हैं। 1. जीवन में विफलता जैसा कुछ नहीं होता। मुश्किल वक्त आता है जो हमारे किरदार की परीक्षा लेता है। तो यदि आपने ट्रेडिंग में पैसा गंवाया है तो इसे स्वीकार करें। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका मन सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। नुकसान इस खेल का हिस्सा है और इस कारोबार में हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। 2. आपने पैसा गंवाया क्योंकि आपने किसी एक ट्रेडिंग अवधारणा पर टिक कर प्रयास नहीं किया। ट्रेडिंग में 10 भिन्न ट्रेडिंग अवधारणाओं से मिली बुनियादी समझ द्वारा पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि एक ट्रेडिंग सिस्टम की गहन जानकारी होने के साथ ही समुचित जोखिम प्रबंधन होने से ही ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है। इन 2 उक्तियों को हमेशा याद रखें। आपको कमाई करने के लिए बस एक पैटर्न की आवश्यकता है। लिंडा रस्चके, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 किक्स जानता हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक किक का 10,000 बार अभ्यास किया है। अध्याय 3, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कम न आंखें, जैसा कि पहले बताया है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में 2 चीजें अहम भूमिका निभाती हैं। 1. की प्राइस लेवल, मुख्य भाव स्तर की पहचान करना। 2. भाव की पुष्टि करना, कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्सेप्टेंस रिजेक्शन द्वारा। की प्राइस लेवल को कई तरीकों से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनकी ट्रेंड लाइंस बनाकर सपोर्ट रेसिस्टेंस के माध्यम से पहचान करना सबसे प्रभावी तरीका है। बहुत से ट्रेडर्स सपोर्ट ऑफ रेसिस्टेंस अवधारणा को बुनियादी ट्रेडिंग अवधारणा मानते हैं और इस कारण कोई जटिल विश्लेषण तलाशते रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में भी जीवन की ही तरह सरल चीजों से चमत्कार होते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप यह पूरा अध्याय खुले दिमाग के साथ पढ़ें। मेरा वादा है कि सपोर्ट ऑफ रेसिस्टेंस को लेकर आपकी समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक ट्रेडर जो संकेतक का उपयोग करता है, उसका उस संकेतक में ट्रेड के लिए एक रेफरेंस लेवल संदर्भ स्तर भी होता है। यह ए में क्रॉसओवर, बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट या अधिक क्रय अधिक विक्रय जैसी सरल अवधारणाएं भी हो सकती हैं। हालांकि प्राइस एक्शन ट्रेडर के पास यह सुविधा नहीं है, क्योंकि उनके शस्त्रागार में केवल प्राइस और वॉल्यूम ही है। व्यक्ति अपने ट्रेड सेटअप में पुष्टि के लिए सिर्फ वॉल्यूम का उपयोग कर सकता है, जबकि प्राइस एक्शन ट्रेडर को अपनी ट्रेड योजना में पूरी तरह प्राइस पर ही निर्भर रहना होता है। यह प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए नुकसानदेह लगता है, लेकिन मेरी राय में यह उनके लिए आशीर्वाद के जैसा है, क्योंकि उन्हें प्राइस भाव का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, जहां पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे बनाएं? ट्रेंड लाइन रुख रेखा, एक चार्ट पर 2 या अधिक भाव शीर्ष के बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, जिससे रुख के सपोर्ट ऑफ रेसिस्टेंस बिंदुओं का पता चलता है और व्यक्ति ट्रेड के शानदार अवसरों को पहचान सकता है। नीचे ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कुछ उपयोगी संदर्भ वर्णित हैं। 1. अधिक संख्या में शीर्षों को जोड़ने का प्रयास करें, कम से कम 2 शीर्ष होना आवश्यक है। 2. ट्रेंड लाइन का झुकाव 45 डिग्री से कम होना चाहिए, यह हेल्दी ट्रेंड का संकेत है। 3. भाव ट्रेंड लाइन से नीचे रहे। उपर्युक्त चित्र शुद्ध ट्रेंड लाइन का उदाहरण दर्शाता है। यह 8 भाव शीर्षों को जोड़ता है। ट्रेंड लाइन का झुकाव काल्पनिक आड़ी रेखा 45 डिग्री से कम है और भाव शुरुआत से अंत तक ट्रेंड लाइन के नीचे है। चित्र 3.2 में निर्मित ट्रेंड लाइन अशुद्ध है क्योंकि यह ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं रही। ट्रेंड लाइन की ताकत तब कम हो जाती है जब भाव बीच के भाग में इससे नीचे न रहे। हमेशा अनेक भाव शीर्षों को जोड़ने वाली स्पष्ट ट्रेंड लाइन की तलाश करें। एक बार फिर चित्र 3.3 में निर्मित ट्रेंड लाइन अशुद्ध है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का झुकाव 45 डिग्री से अधिक है। काल्पनिक आड़ी रेखा की तुलना में यह हेल्दी ट्रेंड उत्तम रुख का संकेत नहीं है, तो बेहतर है कि ऐसी ट्रेंड लाइन को अनदेखा करें। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वह भाव स्तर है जहां मांग इतनी मजबूत हो कि भाव को और ज्यादा न गिरने दे। उपर्युक्त चित्र
सपोर्ट ट्रेंड लाइन का उदाहरण है। इसका सीधा तर्क है। लोगों को प्रवेश व निकास का स्तर इसलिए याद रहता है क्योंकि यह आनंद या दुख देता है। जहां मुनाफा कमाने में आनंद है, वहीं धन गंवाना दुख का कारण बनता है। इसलिए जब भाव सपोर्ट की तरफ गिर रहा हो और सस्ता हो जाए, तो खरीदार को इस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन जब भाव सपोर्ट स्तर तक पहुंच जाए, तो यह साफ होने लगेगा कि मांग आपूर्ति पर हावी हो गई है और इससे भाव को और नीचे न गिरने में सहारा सपोर्ट मिल जाएगा। चित्र 3.4 में जब भी भाव 1859 के स्तर पर पहुंचा, खरीदार शेयर खरीदने लगे। इस तरह भाव फिर से इस स्तर से चढ़ने लगा। बाजार गतिशील होता है और हम किसी एक ही भाव स्तर को हर बार सपोर्ट के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं रख सकते। कई बार भाव स्तर की एक छोटी श्रृंखला सपोर्ट का काम कर देती है, जिसे सपोर्ट बॉक्स कह सकते हैं। चित्र 3.5 में 130-160 के बीच के भाव स्तर ने सपोर्ट बॉक्स का काम किया है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस वह भाव स्तर है जिस पर बिक्री इतनी अधिक हो कि वह भाव को और बढ़ने से रोक दे। उपर्युक्त चित्र रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का उदाहरण दर्शाता है। यह भाव स्तर 430 के रेसिस्टेंस पर काम कर रहा है। जब भाव रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ता है, तब विक्रेता सक्रिय हो जाता है और खरीदारों में खरीद का रुख कम होता है। जब तक भाव रेसिस्टेंस स्तर तक पहुंचता है, तब तक आपूर्ति मांग पर हावी हो जाती है और भाव रेसिस्टेंस से आगे नहीं बढ़ता। सपोर्ट बॉक्स की तरह ही भाव स्तर की एक श्रृंखला रेसिस्टेंस प्रतिरोधक की तरह कार्य करती है, जिसे रेसिस्टेंस बॉक्स के रूप में जाना जाता है। चित्र 3.7 में 290-300 के बीच की भाव श्रृंखला ने रेसिस्टेंस के रूप में कार्य किया। सपोर्ट और रेसिस्टेंस विविधता बाजार में ऐसा कोई नियम नहीं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन पूरी तरह आड़ी रेखा हो। यह सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइनों में अक्सर छोटे कोण होते हैं जो स्वीकार्य हैं। उपर्युक्त चित्र कोणीय रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन, एंगल्ड रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का उदाहरण दर्शाता है। जब भी भाव कोणीय रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ता है, तो विक्रेता प्रवेश करता है और उनकी ताकत भाव को फिर से नीचे की तरफ धकेल देती है। उपर्युक्त चित्र कोणीय सपोर्ट ट्रेंड लाइन का उदाहरण दर्शाता है। जब भी भाव सुधार कोणीय सपोर्ट ट्रेंड लाइन की दिशा में होता है, खरीद द्वारा खरीदार का प्रवेश होता है और उनकी ताकत भाव बढ़ा देती है। मेरे पास यहां बताने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है कि यह कोणीय ट्रेंड लाइन क्यों और कैसे काम करती है। हालांकि मैंने इन्हें बाजार में बखूबी काम करते देखा है, इसीलिए मैंने अपनी ट्रेडिंग में इनका उपयोग किया है। बड़ी गलतियां जिन्हें करने से ट्रेडर्स को बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स को सपोर्ट ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेडिंग अवधारणा में अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल पाते? या आपके अनुसार बहुत से ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में सपोर्ट ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेडिंग अवधारणा पर भरोसा या इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसका बस एक कारण है। उन्हें लगता है कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमेशा गिरावट से बचाती है और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमेशा भाव चढ़ने से रोकती है। इसके अलावा वे यह नहीं समझ पाते कि भाव कब सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेगा या सपोर्ट लाइन को तोड़ देगा। यही बात रेसिस्टेंस लाइन पर भी लागू होती है। क्या आपको इसके अलावा कोई और कारण दिखता है? मुझे पूरा विश्वास है कि इसका और कोई कारण नहीं है। क्या हो, यदि आप यह बोध विकसित कर सकें कि भाव को सपोर्ट लाइन का सहारा मिल रहा है या नहीं और भाव का रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्रतिरोध कर रही है या नहीं, तब आप ज्यादातर बार मुनाफे वाले सौदे कर सकेंगे। सही है ना? अध्याय 4 और अध्याय 5 में इस अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन यह ज्यादा बेहतर तब होगा जब आप अपनी इन लाइनों की अचूकता की प्राथमिक कल्पनाओं से बाहर निकलेंगे। सपोर्ट लेवल शायद हर बार सहारा न बन सके और रेसिस्टेंस लेवल शायद हर बार प्रतिरोध का काम न करे। तो सपोर्ट ऑफ रेसिस्टेंस का इस्तेमाल क्यों करें? मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा। लेकिन इसका सीधा सा जवाब है, जब भाव गिरते हैं तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सहारा लेने के लिए यह विपरीत दिशा में लंबी छलांग लगाते हैं और यदि हमने यह सौदा किया हो तो हमारा मुनाफा बढ़ जाता है। उपर्युक्त चित्र सपोर्ट लाइन के विफल होने का उदाहरण दर्शाता है। चार्ट में अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, लेकिन भाव जैसे ही 25 और 26 फरवरी को सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक पहुंचे, उन्हें क्रेताओं की अनुपस्थिति के कारण सपोर्ट नहीं मिला। इस कारण
यहां बड़ी गिरावट दिखाई दी। क्या होता यदि आप इसे पहले से देख पाते और सपोर्ट ट्रेंड लाइन में टूट के बाद लंबे ट्रेड का इंतजार करने की जगह शॉर्ट ट्रेड करते? आप शानदार मुनाफा कमाते, है ना? यही कारण है कि हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन की जरूरत है। उपर्युक्त चित्र रेसिस्टेंस लाइन की विफलता का उदाहरण दर्शाता है। इस चार्ट में अच्छी रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, लेकिन जब भाव ने 14 मार्च को रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का उल्लंघन किया तो इस कारण बड़ा चढ़ाव आया। फिर क्या हो यदि आपको पहले ही पता चल जाए कि इस बार भाव रेसिस्टेंस नहीं लेने वाला? तब व्यक्ति सही दिशा में बेहतर प्रवेश ले सकेगा, है ना? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। अगले अध्याय में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वास्तविक सार दिया गया है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इस अध्याय को पूरी तरह पढ़ें व समझें, क्योंकि यह इसकी बुनियाद है। अध्याय 4, ट्रेडिंग में सुधार हेतु 10 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं एक बार फिर दोहराता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में किसी भी मुनाफे वाले ट्रेड अवसर को तलाशने में 2 चीजें जरूरी हैं: आई की प्राइस लेवल, मुख्य भाव स्तर की पहचान करना, और आई भाव की पुष्टि या अस्वीकृति, कंफर्मेशन या रिजेक्शन करना। अंतिम अध्याय में मैंने ट्रेंड लाइंस का उपयोग करके की प्राइस लेवल को पहचानने के अनेक पहलुओं पर चर्चा की है। यह अध्याय की प्राइस लेवल पर भाव के कंफर्मेशन, रिजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले 10 प्रभावशाली कैंडलस्टिक पैटर्न पर केंद्रित है। टेक्निकल विश्लेषण की दुनिया में हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब का अध्ययन व इन्हें याद रखना व्यावहारिक रूप से संभव है? कतई नहीं, है ना? तो इनकी छंटाई का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा यही है कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर छंटाई 2 पैमानों पर करें। 1. पैटर्न का प्रभाव, 2. पैटर्न में दोहराव। क्योंकि यदि कैंडलस्टिक पैटर्न कम प्रभावी होगा तो यह ज्यादा उपयोगी भी नहीं होगा। इसी तरह यदि कैंडलस्टिक पैटर्न प्रभावशाली है लेकिन यदाकदा काम करता है तो पुनः इसका कोई उपयोग नहीं है। हैन इन 2 पैमानों पर ध्यान दें तो नीचे कुछ प्रभावशाली पैटर्न दिए गए हैं जो सभी कालावधि में अक्सर आते रहते हैं। बुलिश एनगल्फिंग, तेजी अवशोषक। एनगल्फिंग कैंडल बाजार के मौजूदा रुख स्विंग के उलट रुख होने का संकेत है। इसमें 2 कैंडल शामिल रहती हैं, जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल में पूरी तरह अवशोषित होती है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल छोटी मंदी की कैंडल होगी, दूसरी नीचे से खुली कैंडल पहली तेजी की कैंडल होगी जो मंदी की कैंडल से कम पर ट्रेड होती होगी, लेकिन ताकतवर तेजड़ियों के प्रवेश से यह तेजी के कैंडल से ऊपर बंद होगी। इस तरह यह पहले वाली तेजी की कैंडल को अवशोषित इनगल्फ कर लेगी। इसका स्वभाव तेजी का होगा। चित्र 4.2 और 4.3 बुलिश एनगल्फिंग के उदाहरण हैं। यहां भाव में डाउन ट्रेंड स्विंग है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देंगे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखने के बाद भाव चढ़ने लगते हैं। बियरिश एनगल्फिंग, मंदी अवशोषक। एनगल्फिंग कैंडल बाजार के मौजूदा रुख स्विंग के उलट रुख होने का संकेत है। इसमें 2 कैंडल शामिल रहती हैं, जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल में पूरी तरह अवशोषित होती है। चित्र 4.4 बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल लघु व तेजी कैंडल होगी, दूसरी कैंडल पहली तेजी कैंडल के ऊपर खुलेगी और तेजी कैंडल से अधिक पर ट्रेड होगी। फिर भी ताकतवर विक्रेताओं के प्रवेश के कारण यह तेजी कैंडल के निकट न्यून पर दिखेगी, इसीलिए यह पहली तेजी कैंडल को अवशोषित करेगी। इसका मंदी का स्वभाव होगा, अपर ट्रेंड स्विंग में है और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर दिखता है। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद भाव गिर जाता है। हैमर पैटर्न, जब शेयर का भाव खुलने के भाव से काफी नीचे तक चला जाए और तेजड़ियों के अचानक आने से फिर उछाल आ जाए। बंद होते समय यह खुलने के भाव से थोड़ा ही ऊपर या नीचे होता है, जो हैमर पैटर्न के कारण हुआ। यदि ऐसा किसी अहम सपोर्ट लेवल पर हो तो बहुत संभावना है कि भाव चार्ट में पलटाव आए। हैमर हथौड़े जैसे आकार के कारण मिला है। इस पैटर्न में लोअर शेडो इसके वास्तविक आकार से कम 2 गुनी होती है। हैंगिंग मैन पैटर्न यह हैमर पैटर्न जैसा ही दिखता है, हालांकि यह चढ़ाव के अंत में आता है और देखने में शीर्ष से लटकते मनुष्य जैसा लगता है, इसीलिए इसे यह नाम मिला।
ये भाव के चढ़ाव में संभावित पलटाव का संकेत देता है। यदि यह अहम रेसिस्टेंस लेवल पर हो तो भाव में पलटाव की उच्च संभावना है। भाव चढ़ रहे थे और भावों ने हैंगिंग मैन को ठीक रेसिस्टेंस लाइन पर दर्शाया है। चित्र शोर पॉइंट 10 में गिरावट का रुख था, लेकिन इस डाउन ट्रेंड में चढ़ाव के समय हैंगिंग मैन दिखाई दिया। यह इसका संकेत है कि खरीदारों ने अपने भाव को आगे चढ़ाने की अपनी ताकत खो दी है, इसलिए इस स्तर पर भाव पलटने की अत्यधिक संभावना है। हरामी पैटर्न एंगल्फिंग की ही भांति दो हरामी पैटर्न भी होते हैं, आई बुलिश हरामी और आई बियरिश हरामी। जापानी भाषा में हरामी शब्द का मतलब गर्भवती महिला है। यह पैटर्न देखने में गर्भवती महिला के जैसा लगता है, इसीलिए इसे यह नाम मिला है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। बुलिश हरामी में बड़ी मंदी की कैंडल पहले होती है और इसके बाद छोटी तेजी की कैंडल मध्य में होती है। यह इसका संकेत है कि अब बिक्री समाप्त हो चुकी है और भाव चढ़ने की बहुत संभावना है। बियरिश हरामी में बड़ी तेजी की कैंडल पहले होती है और इसके बाद छोटी मंदी की कैंडल मध्य में होती है। यह इसका संकेत है कि अब खरीद समाप्त हो चुकी है और भाव के नीचे की दिशा में जाने की काफी संभावना है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल स्टिक होती हैं, जो डाउन ट्रेंड में उत्पन्न होता है और अक्सर अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेतक होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न यह मॉर्निंग स्टार के जैसा ही है, बस विपरीत दिशा में होता है। पुन इस पैटर्न में 3 कैंडलस्टिक होती हैं जो अप ट्रेंड में मिलती हैं और डाउन ट्रेंड की शुरुआत की संकेतक है। मॉर्निंग स्टार की तरह इस पैटर्न में भी विपरीत दिशा में 1 2 3 का प्रारूप होता है। यह डाउन ट्रेंड के चिन्ह का संकेतक है। पहली कैंडल भाव में तेजी होती है, दूसरी कैंडल में अनिर्णय का संकेत है और तीसरी कैंडल में मंदी के व्यवहार का संकेत होता है। डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न में खास समय के लिए खुलने और बंद होने का भाव लगभग समान होता है। यह तटस्थ पैटर्न है जो अनिर्णय का संकेतक है। उपर्युक्त चित्र डोजी के विभिन्न प्रकार दर्शाता है। सभी 3 प्रारूपों में भाव खुलने के स्तर पर ही बंद हुए। फिर भी खुलने और बंद होने के बीच के फर्क से इसके पीछे के सेंटीमेंट धारणा को पहचाना जा सकता है। ग्रेवस्टोन डोजी में खुलने और बंद होने के भाव न्यून पर होते हैं। यह संकेत करता है कि खरीदारों ने इस अवधि में भाव चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उनमें भाव को चढ़ाने लायक ताकत की कमी थी, इसलिए यह उसी भाव स्तर पर आकर बंद हुआ। हम इसके गिरने की तभी उम्मीद कर सकते हैं यदि भाव इस पैटर्न को नकार दें। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हालात इसके ठीक उलट होते हैं। इस मामले में विक्रेता भाव गिराने का प्रयास करते हैं लेकिन विफल होते हैं। इस कारण शीर्ष भाव पर बंद होता है। इस कारण हम भाव बढ़ने की केवल तभी उम्मीद कर सकते हैं जब भाव इस पैटर्न को नकार दे। सामान्य डोजी, इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहते हैं, में भाव में अधिक स्पष्टता नहीं होती। इसके अलावा इसमें क्रेता और विक्रेता के बीच बराबरी की लड़ाई के संकेत होते हैं, इसलिए यह पूर्णतः अनिर्णय की स्थिति होती है। सामान्य डोजी होने पर अच्छा यही है कि रम अगले कैंडल के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। पिन बार पैटर्न्स। पिन बार में एक कैंडलस्टिक बार होती है और यह भाव में मजबूत पलटाव और रिजेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर पिन बार में आकार छोटा और पूंछ लंबी होती है। पुनः इस पैटर्न में 2 प्रकार होते हैं, आई बुलिश पिन बार और आई बियरिश पिन बार। बुलिश पिन बार देखने में हैमर पैटर्न जैसा होता है। दोनों तरह के पिन बार में शरीर के रंग से अधिक फर्क नहीं पड़ता। लंबी पूंछ होना अहम है, जो कि लेवल पर भाव रिजेक्शन को दर्शाता है। उपर्युक्त चित्र रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बियरिश पिन बार का रण दर्शाता है। यह रेसिस्टेंस लाइन से अधिक पर ट्रेड के भाव डी रिजेक्शन का संकेतक है। इस बिंदु के बाद भाव में सुधार का कोई संकेत नहीं दिखता और बड़ी गिरावट को दर्शाता है। इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उपयोग कैसे करें? ट्रेडर्स को सौदा करने में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं करना है। इन पैटर्न्स को केवल की प्राइस लेवल, भले ही सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस, के पूर्व निर्धारण में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पैटर्न पूरा होने से पहले सौदा न करें। उदाहरण के लिए, यदि आप 1 घंटे की समयावधि का उपयोग कर रहे हैं और 30-45 मिनट बाद यदि ऊपर उल्लिखित किसी भी तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता दिखने लगे तो फौरन सौदा न करें।
क्योंकि बचे वक्त में हो सकता है कि पैटर्न नकारात्मक हो जाए या बदल जाए। अच्छा यही है कि हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा हो जाने के बाद ही सौदा करने की योजना बनाएं। सबसे अच्छा यही है कि हमेशा पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम को अंतिम रूप से चुन लें और इसके बाद इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लागू करें। अन्यथा ट्रेडर अपने सौदे पर नियंत्रण खो देगा और रोजाना नुकसान वाले कई सौदे कर बैठेगा। अध्याय 5 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीतियां। क्या आप जानते हैं कि रेस में दौड़ने वाले घोड़ों की आंखों को ब्लिंकर या ब्लाइंडर्स से क्यों ढकते हैं? ये ब्लाइंडर्स चमड़े या प्लास्टिक के बने होते हैं। इन्हें घोड़े के दोनों तरफ लगाया जाता है। इससे घोड़े की कोणीय नजर 75% से अधिक तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर घुड़सवार विशेष रूप से रेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या वे पागल हैं? इसका कारण बहुत सहज व सीधा है। घोड़ों की आंखें चेहरे के किनारों पर होती हैं, जिसका मतलब है कि उनकी परिधीय दृष्टि पेरिफेरल विजन है। अगर घोड़े को केंद्रित न रखा जाए तो यह किसी भी दिशा में भागने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। जब घुड़सवार उसे ब्लाइंडर्स पहना देता है तो इससे उसकी आसपास की नजर ढक जाती है और वह केवल सामने ही देखता है। इस उपकरण की मदद से दौड़ के घोड़े अपने लक्ष्य पर ज्यादा बेहतर ढंग से केंद्रित रहते हैं और वे अत्यधिक तेज गति से दौड़ पाते हैं। यही तर्क सभी ट्रेडर्स पर भी लागू होता है। हमारे पास बहुत से ट्रेडिंग प्रकार हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग आदि। अगर मैं इसी बिंदु पर रुक जाऊं तो ट्रेडर्स सभी संभावित ट्रेडिंग शैलियों में सौदे करेंगे और पैसे गंवा देंगे। तो मैं कुछ अहम ट्रेडिंग शैलियों के बारे में बताऊंगा और आप इसमें से अपने व्यक्तित्व के अनुसार किसी भी ट्रेडिंग शैली को चुन सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अपनी ट्रेडिंग में इन सब का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग सौदा करने की वह तकनीक है जो उस पूर्ण स्विंग को तलाशती है जहां भाव पूरी तरह से साइडवे जोन में होते हैं। यहां विपरीत दबाव आने से पूर्व ही सौदे से बाहर निकल जाने का विचार रहता है। इसका अर्थ हुआ कि आप बाजार पलटने से पहले ही मुनाफा कमाकर निकल जाने की तलाश में होते हैं। पहले कदम के तौर पर रेंज बाउंड स्टॉक की पहचान करें। लॉन्ग ट्रेड के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तलाशें, जैसे कि बुलिश एनगल्किंग, बुलिश हरामी, हैमर, मॉर्निंग स्टार। यदि आपको भाव की पुष्टि दिखाई दे तो चार्ट पैटर्न के अधिकतम पर लॉन्ग ट्रेड करें और इसके साथ ही चार्ट पैटर्न के न्यूनतम के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। आप अपना लक्ष्य अगली रेसिस्टेंस लाइन को बनाइए। सौदे की योजना केवल तभी बनाएं जब जोखिम पुरस्कार अनुपात 1.2 से अधिक हो। चित्र 5.3 और चित्र 5.4 कैंडलस्टिक पैटर्न के उपयोग से स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग ट्रेड के उदाहरण हैं। दोनों ही मामलों में भाव साइडवे ट्रेंड में है। यहां सपोर्ट ट्रेंड लाइन अच्छी थी और भाव कैंडलस्टिक पुष्टि दर्शा रहा है। चित्र 5.3 में हैमर और चित्र 5.4 में बुलिश हरामी। इसलिए पुष्टि कैंडल के शीर्ष से ऊपर लॉन्ग ट्रेड की योजना बनाई जा सकती है, जिसमें पुष्टि कैंडल के न्यून से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य अगला रेसिस्टेंस जोन होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। शॉर्ट ट्रेड के लिए बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश हरामी, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, पिन बार को तलाशें। यदि भाव पुष्टि दिखाई दे तो चार्ट पैटर्न के न्यूनतम पर सौदा करें, जिसमें चार्ट पैटर्न के शीर्ष पर स्टॉप लॉस लगाएं। आप अपना लक्ष्य अगली सपोर्ट लाइन को बना सकते हैं। सौदे की योजना तभी बनाएं जब जोखिम पुरस्कार 1.2 से अधिक हो। चित्र 5.5 और चित्र 5.6 कैंडलस्टिक पैटर्न के उपयोग द्वारा स्विंग ट्रेडिंग में लघु सौदों शॉर्ट ट्रेड के उदाहरण हैं। दोनों ही मामलों में भाव साइडवे ट्रेंड में है। रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन अच्छी है और भाव कैंडलस्टिक पुष्टि चित्र 5.5 में पिन बार बस बियरिश हरामी और चित्र 5.6 में बियरिश एनगल्फिंग दर्शा रहे हैं। इसलिए लघु सौदे की योजना बनाई जा सकती है जो पुष्टि कैंडल के नीचे हैं और पुष्टि कैंडल के शीर्ष के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य अगला सपोर्ट जोन हो सकता है, जैसा कि चित्रों से स्पष्ट है। ट्रेंड फॉलोइंग इस सिस्टम में ट्रेंड अहम भूमिका निभाता है क्योंकि सभी सौदे ट्रेंड की दिशा से ही होते हैं। लॉन्ग ट्रेड में पिछला ट्रेंड चढ़ाव का होना चाहिए। यदि भाव और कैंडलस्टिक पैटर्न स्वस्थ सुधार दर्शाते हों तो व्यक्ति लॉन्ग ट्रेड की योजना बना सकता है। शॉर्ट ट्रेड में
पिछला ट्रेंड गिरावट का होना चाहिए। यदि भाव में उछाल आए और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो व्यक्ति शॉर्ट ट्रेड की योजना बना सकता है। लॉन्ग ट्रेड के नियम: 1. भाव में स्पष्ट रूप से चढ़ाव हो। 2. स्वस्थ पुलबैक। 3. सपोर्ट लाइन पर भाव को बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। 4. जोखिम पुरस्कार न्यूनतम 1.1.5 होना चाहिए। चित्र 5.7 और 5.8 लॉन्ग ट्रेड में ट्रेंड फॉलोइंग तकनीक के सरल भी था और कैंडलस्टिक पुष्टि ठीक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर उत्पन्न होती है। चित्र 5.7 में हैमर और चित्र 5.8 में बुलिश एनगल्फिंग। ट्रेडर पुष्टि कैंडल के उच्च से अधिक पर लॉन्ग ट्रेड की योजना बना सकता है तथा पुष्टि कैंडल के न्यून से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। पिछला उच्च स्विंग सुरक्षित लक्ष्य है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड चढ़ाव का है। अतः हम लक्ष्य पर 50-75% पोजीशन से निकास की योजना बना सकते हैं और शेष पोजीशन को प्रत्येक न्यून स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगाकर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का सबसे अहम पहलू है क्योंकि आप नहीं जानते कि यह ट्रेंड कहां जाकर रुकेगा, बल्कि इस ट्रेडिंग अवधारणा का यह मूल तर्क है। कई बार एक ट्रेड में हुआ मुनाफा एस-एल ट्रेलिंग के उपयोग से कई ट्रेड में हुए नुकसान की भरपाई कर देता है। शॉर्ट ट्रेड के नियम: 1. भाव में स्पष्ट गिरावट होनी चाहिए। 2. स्वस्थ बाउंस। 3. भाव रेसिस्टेंस लाइन पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हो। 4. जोखिम पुरस्कार न्यूनतम 1.1.5 होना चाहिए। उदाहरण है, दोनों ही मामलों में पिछला ट्रेंड चढ़ाव का था। यहां स्वस्थ पुलबैक चित्र 5.9 और 5.10 शॉर्ट ट्रेड में ट्रेंड फॉलोइंग तकनीक के सरल उदाहरण हैं। दोनों ही मामलों में पिछला ट्रेंड गिरावट का है, स्वस्थ बाउंस भी है और कैंडलस्टिक पुष्टि ठीक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर है। चित्र 5.9 में बियरिश एनगल्फिंग और चित्र 5.10 में पिन बार। ट्रेडर पुष्टि कैंडल के न्यून के नीचे शॉर्ट ट्रेड की योजना बना सकता है। पुष्टि कैंडल के उच्च से अधिक पर स्टॉप लॉस लगाएं। पिछला न्यून स्विंग सुरक्षित लक्ष्य है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड गिरावट का है। अतः हम लक्ष्य पर 50-75% पोजीशन से निकास की योजना बना सकते हैं और शेष पोजीशन को प्रत्येक उच्च स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगाकर रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग दो सरल ट्रेडिंग सिस्टम हैं और हम प्राइस एक्शन रणनीति पर इन्हें सीधे लागू कर सकते हैं। यदि आप नौसिखिया हैं या मध्यम दर्जे के ट्रेडर हैं तो इनमें से किसी एक रणनीति में माहिर होना ट्रेडिंग में सफलता का स्वाद लेने के लिए पर्याप्त है। अगले अध्याय में कुछ एडवांस्ड ट्रेडिंग विषय तथा इन अवधारणाओं पर आधारित कुछ ट्रेडिंग सिस्टम शामिल हैं। पुनः यदि आप नौसिखिया हैं तो इस अध्याय को छोड़कर सीधा अध्याय 7 पर चले जाएं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग ब्रेकआउट ट्रेड अवसर और कुछ नहीं बल्कि शेयर के भाव का बढ़े मूल्य के साथ तय रेसिस्टेंस स्तर के बाहर गति करना है। ब्रेकआउट ट्रेडर भाव के रेसिस्टेंस लेवल से ऊपर टूटने के बाद रेसिस्टेंस से नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे या तो अपने स्टॉप लॉस या निकास का लक्ष्य या मुनाफा कमाने के लिए उच्च स्तर का ट्रेल रखते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग को और अच्छे से समझना तो उस पर बहुत जल्दी हमारी ऑडियो बुक आने वाली है, आप जरूर सुनिएगा। आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मास्टर बन जाओगे। अध्याय 6 प्राइस एक्सेप्टेंस और प्राइस रिजेक्शन। आपकी साख, अनुभव और शैक्षिक योग्यता। चाहे जो हो, आपके ट्रेड का भाग्य दो ही चीजों से तय होता है: आय प्रवेश और आय निकास। बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। यह बाजार आपके प्रवेश और निकास के अलावा और किसी पहलू की परवाह नहीं करता, इसलिए सफलता के लिए भाव को गहराई से समझना अच्छा रहेगा। प्राइस रिजेक्शन चित्र 6.1 ए USDINR चार्ट में सपोर्ट बॉक्स को दर्शाता है और भाव सपोर्ट बॉक्स तक पहुंच गए हैं। यदि स्मार्ट मनी, बड़े लोग जो पहले ही निवेश कर चुके हैं, का अभी भी तेजी का नजरिया होगा तो वे क्या करेंगे? वे बाजार में आकर बड़े पैमाने पर खरीदारी करने लगेंगे। अन्यथा अगर वे तेजड़िए नहीं हैं, खरीदारी नहीं होगी। ऐसा ही है ना? देखते हैं कि अगले कैंडल में क्या हुआ। अब ध्यान से देखिए कि अगले दिन क्या हुआ। भाव सपोर्ट बॉक्स के न्यूनतम स्तर पर टूट गए। यदि स्मार्ट मनी वाले तेजड़िए होंगे या जमा करना चाहेंगे तो उनके लिए यह शानदार मौका होगा। अतः वे बड़ी गुणवत्ता के साथ प्रवेश करेंगे और उनका आकार सपोर्ट पर ब्रेक के रिजेक्शन के रूप में दिखाई देगा। इस प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। जब एक बार भाव में स्मार्ट मनी का रिजेक्शन स्पष्ट दिखने लगेगा
तो सपोर्ट बॉक्स से सहारा मिलने की काफी संभावना होती है। इसलिए ट्रेडर्स रिजेक्शन कैंडल या यदि आप सुरक्षित सौदा तलाश रहे हों तो सपोर्ट बॉक्स की अपर लाइन से ऊपर रिजेक्शन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हुए लॉन्ग ट्रेड की योजना बना सकता है। निम्न चित्र परिणाम दर्शाते हैं। प्राइस एक्सेप्टेंस। उपर्युक्त चित्र सिएटली का दैनिक चार्ट दर्शाता है। यहां स्पष्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और लगता है कि इस वक्त भाव रेसिस्टेंस पर हैं। लेकिन अगर आप देखें तो दो चीजें दिखाई देंगी। यही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की खूबसूरती है। 1. रेसिस्टेंस कैंडल मजबूत नहीं है। 2. पिछले सभी स्विंग में मजबूत खरीद हुई थी। यदि विक्रेता शक्तिशाली हों तो वे भाव को ठोस खरीदारी स्तर से नीचे ले जाएंगे। यही होगा ना? चित्र 6.5 दर्शाता है कि अगले कुछ दिनों में क्या हुआ। विक्रेता साफ तौर पर भाव गिराने की कोशिश में थे। चित्र 6.6 में विक्रेताओं की विफलता साफ दिखती है। इसके अलावा क्रेताओं के दबाव ने भाव को रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंचा दिया और मजबूती के साथ बंद हुआ। इसे प्राइस एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या आपको अभी भी यही लगता है कि रेसिस्टेंस लाइन के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करने का विचार सही है? आशा है आपका जवाब नहीं होगा। इसके बाद हम स्वीकार्य कैंडल के उच्च से अधिक पर लॉन्ग ट्रेड की योजना बना सकते हैं, जिसमें स्वीकार्य कैंडल के न्यून पर स्टॉप लॉस लगाया जाए। इसमें सफलता की पूरी संभावना है ना? आप इन परिणामों को चित्र 6.7 में देख सकते हैं। केस स्टडी 1USDI.NR। केस स्टडी 1USDI.NR का दैनिक चार्ट दर्शाता है। यहां रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन अच्छी है। भाव 1 माह से अधिक तक ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड हुए, लेकिन विक्रेता इतने शक्तिशाली नहीं थे कि भाव को और गिरा पाते, चूंकि वे न्यूनतम न्यून तक पहुंचाने में विफल रहे। साथ ही प्रत्येक न्यून स्विंग पर मजबूत खरीद देख सकते हैं। चित्र में आ द्वारा चिह्नित है। इसके अलावा भाव रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड करने के प्रयास में है। यह विक्रेताओं के लिए खूबसूरत मौका है यदि वे इच्छुक हों कि अपनी शॉर्ट पोजीशन बेच दें, लेकिन उनकी गतिविधियां इतनी छोटी हैं कि इससे केवल 2 छोटी पिन बार ही निर्मित हो सकें। यह भाव के रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड करने की अधिकतम संभावना का संकेत है, जिसका अर्थ है कि रेसिस्टेंस लाइन इसे रोक नहीं सकेगी। फिर भी हमें यहां इस वक्त लॉन्ग ट्रेड की योजना नहीं बनानी चाहिए। हमें तेजड़ियों के प्रवेश या विक्रेताओं के पूर्णतः रोक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चित्र 6.9 एक दिवसीय ट्रेडिंग के बाद वही चार्ट दर्शाता है। इसमें साफ है कि विक्रेता भाव को और नहीं गिरा सके। इसके अलावा खरीदारों ने प्रवेश किया और संपूर्ण बिक्री को रोक दिया। एस द्वारा प्रदर्शित यह हमारे पिछले अनुमानों का भी समर्थन करता है। इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि ग्रीन कैंडल हाई से अधिक पर लॉन्ग ट्रेड की योजना बनाएं और ग्रीन कैंडल के न्यून से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। इस ट्रेड में सफलता की उच्च संभावना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल प्रवेश व निकास ही आपके ट्रेड का भाग्य निर्धारित करते हैं। फिलहाल मैं प्रवेश पर केंद्रित हूं। मैं आगामी केस स्टडी में निकास के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। हर ट्रेडर अपनी पोजीशन में 1/2 जोखिम पुरस्कार पर 50% मुनाफा बुक करने और शेष को SL अवधारणा के ट्रेल लॉन्ग ट्रेड में लोग स्विंग के नीचे और शॉर्ट ट्रेड में उच्च स्विंग से ऊपर पर ले जाने के लिए स्पष्ट निकास रणनीति का अनुपालन कर सकता है। केस स्टडी 2 प्लेटिनम फ्यूचर्स चित्र 6.11 प्लेटिनम फ्यूचर्स का दैनिक चार्ट दर्शाता है। इसमें सपोर्ट लाइन अच्छी है। भाव सपोर्ट लाइन के निकट हैं और सवाल यह है कि ये यहां ठहर सकेंगे या नहीं। यदि आप देखें तो भाव उच्चतम उच्च तक नहीं पहुंच सके हैं और उच्च स्विंग में बिक्री मजबूत है। हमें इस वक्त शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ी खरीद छोटे खरीद विक के कारण होती दिख रही है। हमें शॉर्ट ट्रेड की योजना तभी बनानी चाहिए जब एक बार भाव बिक्री से कम हो जाए। चित्र 6 स्पॉट वाला वही चार्ट है, लेकिन ट्रेडिंग गतिविधियों के कुछ दिन बाद का है। साफ दिखता है कि खरीदारों ने भाव चढ़ाने समेकन का खूब प्रयास किया। इसके अलावा अंत में बड़ी मंदी की कैंडल है जो तेजड़ियों के ताबूत की अंतिम कील बनी। यह प्राइस एक्सेप्टेंस का संकेत है। इसका अर्थ है कि भाव के और नीचे गिरने की काफी संभावना है तो हम बड़ी बियरिश कैंडल पर न्यून के नीचे या सुरक्षित ट्रेड के लिए ट्रेंड लाइन से नीचे
शॉर्ट ट्रेड की योजना बना सकते हैं। चित्र 630 इस ट्रेड के परिणाम दर्शाता है और यही सब बता देता है। इस मामले में निकास के लिए कोई अच्छा संदर्भ बिंदु नहीं था, इसलिए ट्रेडर 1.2 के जोखिम पुरस्कार के लिए 50% पर निकास कर सकता है और शेष को ट्रेल एस एल अवधारणा पर ले जाए। केस स्टडी 3t.c.s उपर्युक्त चित्र t.c.s का दैनिक चार्ट है। भाव स्पष्ट साइडवे चैनल से बढ़ रहे हैं। अंत में खरीदारों ने भाव चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन रेसिस्टेंस जोन के ऊपर अचानक विक्रेताओं के आने से वे बुरी तरह विफल हुए। इस कैंडल में दैनिक रेंज का औसतन 50% विक्रय विक है। यह इसका संकेत है कि खरीदारों में विक्रेताओं के साथ लड़ाई के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। यहां शॉर्ट ट्रेड करने की जगह हमें एक कैंडल तक रुककर देखना होगा कि इनमें से कौन ज्यादा प्रभावशाली है। यदि आप चित्र 615 देखें तो अगली कैंडल में विक्रेता ताकतवर है। बाजार ऊंचे पर खुला और इसके बाद पूरे दिन गिरावट बनी रही। इसके अलावा भाव रेसिस्टेंस लाइन तथा पिछली कैंडल के उच्च से अधिक पर ट्रेड नहीं हो सके। यह बिक्री ताकतों की मजबूत उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसलिए हम विक्री कैंडल के न्यून से नीचे शॉर्ट ट्रेड की योजना बना सकते हैं। स्टॉप लॉस को विक्री विक या रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर रखना होगा। हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। चित्र 616 ट्रेड के परिणाम दर्शाता है। भाव सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर हमारे लक्ष्य तक पहुंच गया है। मैं इस पल ट्रेड से निकासी का सुझाव दूंगा। क्या आपको कारण समझ आया? जवाब आसान है। यहां सपोर्ट लाइन पर बड़ी खरीद विक के साथ रिजेक्शन कैंडल है, तो यहां जोखिम उठाने से अच्छा है मुनाफा वसूली कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से पूरी तरह गिरावट हो जाएगी, लेकिन संभव है कि रिजेक्शन कैंडल तक पहुंचने से बाद छोटा उछाल आए, लेकिन हमें नहीं पता कि यह छलांग किस स्तर की होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि सौदे से निकास करें। यदि आप जोखिम लेने वाले ट्रेडर हैं तो आप सपोर्ट लाइन पर 50-75% पर निकास एग्जिट कर सकते हैं और शेष पोजीशन को प्रवेश भाव से अपने स्टॉप लॉस तक ले जाएं। ऐसे में यदि कुछ पोजीशन में भाव आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच भी जाता है तो भी आप ज्यादातर में पैसा बना सकेंगे। केस स्टडी फॉर निफ्टी 15 मिनट चार्ट यही प्राइस एक्शन अवधारणा इंट्राडे और छोटे टाइम फ्रेम में भी भली भांति काम करती है। लेकिन जब बात इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की आए तो ट्रेडर्स एक अहम पहलू भूल जाते या अनदेखा करते हैं। जब भी समयावधि कम होती है तब अवसर बढ़ते हैं और इसके साथ ही जोखिम और शोर शराबा भी बढ़ता है। तो हमारे धन प्रबंधन नियम इस तरह निर्मित होने चाहिए कि वो हमारे कई सौदों में लगातार विफल रहने पर भी हमें मूल पूंजी गंवाने से बचा सकें। चित्र 617 निफ्टी 15 मिनट चार्ट दर्शाता है। चार्ट के निम्न बिंदु बहुत साफ हैं। खरीदार भाव चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विक्रेताओं का इस चैनल में दबदबा है। बड़ी लाल कैंडल खरीदार भाव को रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर चढ़ाने में नाकाम रहे। सपोर्ट ट्रेंड लाइन के निकट प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाता है। ये सभी बिंदु संकेत देते हैं कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर भाव टूटने की प्रबल संभावना है। हम या अंतिम लाल कैंडल के नीचे शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं या एक और कैंडल के पूरा होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में इस प्रतीक्षा के कारण अच्छे अवसरों से चूक सकते हैं। चित्र 618 वही चार्ट 15 मिनट कैंडल पूरी होने के बाद को दर्शाते हुए। साफ है कि सारा नियंत्रण विक्रेताओं के हाथ है। यदि आप पहले ही सौदा कर चुके हैं तो आप पहले से ही मुनाफे में हैं। यदि नहीं तो आप अंतिम लाल कैंडल के न्यून के नीचे शॉर्ट ट्रेड की योजना बना सकते हैं। लाल कैंडल के उच्च से ऊपर या सपोर्ट लाइन से ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। हम पिछले न्यून स्विंग 13,455 को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। चित्र 6.99 ट्रेड का परिणाम दर्शाता है और इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। केस स्टडी 5 बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट चित्र 6 BC बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर दिलचस्प स्थिति को प्रदर्शित करता है। बैंक निफ्टी पिछले दिन के न्यून से नीचे खुला, फिर भी यह और नीचे नहीं गिरा। यह लगातार उच्चतर न्यून की तरफ जाने लगा। फिर भी रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे बड़े उच्च विक के साथ 3 कैंडल में मजबूत विक्रय दिखता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। इस समय यहां क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच बराबरी की लड़ाई है।
सभी विक्रेताओं ने अपना स्टॉप लॉस दिन के उच्च के ऊपर लगाया है। इसी तरह सभी खरीदारों ने अपना स्टॉप लॉस दिन के न्यून के नीचे लगाया है। चित्र 6.B1 भी उसी चार्ट को दर्शाता है, लेकिन 3 कैंडल पूरी हो जाने के बाद। ये 3 कैंडल रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर भाव का एक्सेप्टेंस दर्शाते हैं। अंतिम कैंडल भी दिन के शीर्ष पर ट्रेड हुई, जिसका अर्थ हुआ कि सभी विक्रेता अपनी पोजीशन बचाने को दौड़ पड़ेंगे। ये चढ़ाव के रेंज एक्सटेंशन वाले ट्रेंड डे की संभावना को भी संकेत करता है। ट्रेंड डे और रेंज एक्सटेंशन दोनों ही मार्केट प्रोफाइल अवधारणाएं हैं। बाजार प्रोफाइल इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत लाभकारी है। अतः ट्रेडर कैंडल के उच्च ब्रेकआउट से ऊपर, कैंडल के न्यून ब्रेकआउट से नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड की योजना बना सकता है। व्यक्ति को प्राइस एक्शन के इसी तर्क को प्रत्येक रेसिस्टेंस स्तर पर ट्रेड से निकास में लागू करना चाहिए। चित्र 6.2 ट्रेड परिणामों को दर्शाता है। इसमें चढ़ाव की अहम और तेज गति दिख रही है। इसका मुख्य कारण है कि विक्रेता बचने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से खरीदार बन जाते हैं। उनका स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर खरीद का आदेश होता है और उनके द्वारा सौदा पूरा करने की इस आतुरता के परिणाम स्वरूप बड़ा चढ़ाव आ जाता है। मुझे आशा है कि प्राइस एक्शन पर यह सभी स्पष्टीकरण और केस स्टडीज मददगार रहेंगी। क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने यहां अभी तक वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कहा है? मैंने ऐसा जानबूझकर किया और इसके 2 कारण हैं। 1. आपका ध्यान विशेष रूप से केवल प्राइस से संबंधित उपलब्ध जानकारी तक सीमित रहे। 2. बहुत से ट्रेडर्स ने वॉल्यूम के पारंपरिक उपयोग के बारे में पढ़ रखा होगा और मेरे द्वारा वॉल्यूम को शामिल करने पर उनका मन उन्हीं सब चीजों को लागू करने पर विचार करने लगता। अगला अध्याय पूरी तरह से वॉल्यूम को समर्पित है और आपको इस अध्याय में वॉल्यूम को उपयोग करने का बिल्कुल अलग तरीका मिलेगा। अध्याय 7। ज्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम का गलत उपयोग करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में केवल 2 चीजें जरूरी हैं, आई प्राइस और आई वॉल्यूम। पिछले अध्याय तक हमने प्राइस का अध्ययन किया है और इस अध्याय में हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। मैंने उपर्युक्त शीर्षक का उपयोग आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं किया, बल्कि यह उचित है क्योंकि यही सच्चाई है। इस अध्याय में 2 मॉड्यूल हैं, आई वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक और आई वॉल्यूम एनालिसिस एडवांस्ड। मैं शुरुआत में वॉल्यूम एनालिसिस के बुनियादी पहलू साझा कर रहा हूं, क्योंकि एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस से आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे और यह वॉल्यूम सिद्धांतों के विचार या बुनियाद को हिला देंगे। तो नौसिखिया और मध्य स्तर के ट्रेडर्स को वॉल्यूम के बारे में इस मूल जानकारी से लाभ होगा। अधिक अनुभवी ट्रेडर्स को एडवांस्ड अवधारणा से अधिक लाभ होगा। वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक वॉल्यूम और कुछ नहीं, बल्कि किसी खास अवधि में शेयर हस्तांतरण करने वाले क्रेताओं व विक्रेताओं की कुल संख्या है। उदाहरण के लिए, यदि एक कारोबारी दिवस पर खखग स्टॉक का वॉल्यूम 1 मिलियन रहा, तो इसका मतलब है कि लोगों के एक पह ने खखग के 1 मिलियन शेयर बेचे और लोगों के दूसरे समूह ने डी देन 1 मिलियन शेयर खरीदे हैं। ट्रेडर्स को वॉल्यूम का उपयोग पुष्टि संसाधन के रूप में करना चाहिए और कभी भी इसे स्वतंत्र रूप से प्राइस को नजरअंदाज करके सौदा करने में उपयोग न करें। जब भी भाव बढ़ने के साथ ही वॉल्यूम भी बढ़े तो यह तेजी का रुख है, लेकिन जब भाव बढ़े और वॉल्यूम घटे तो यह तेजी का रुख नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि शॉर्ट किया जाए, क्योंकि समेकित होने के बाद वॉल्यूम फिर से बढ़ सकती है। जब भाव गिर रहा हो और वॉल्यूम बढ़ जाए तो यह मंदी का रुख है, लेकिन जब भाव के गिरने के साथ ही वॉल्यूम घट रहा हो तो यह मंदी का रुख नहीं है। उपर्युक्त चित्र वह स्थिति दर्शाता है जहां भाव और वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़े थे। जब भी इस तरह की परिस्थिति दिखे तो बहुत ना है कि भाव ऊपर चढ़ेंगे। चित्र 7.2 ट्रेंड फॉलोइंग तकनीक में लॉन्ग ट्रेड का उदाहरण दर्शाता है। पिछला ट्रेंड चढ़ाव का था, वहां स्वस्थ पुतलबैक था, साथ ही प्राइस भाव सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश हरामी पैटर्न दिखा रहा था। तो प्राइस के नजरिए से यह लॉन्ग ट्रेड के लिए अच्छा संकेत है। अब वॉल्यूम को देखें। प्राइस में हुई हर बढ़ोतरी के साथ ही वॉल्यूम में भी बढ़त दिख रही है और हर बार भाव गिरने के बाद वॉल्यूम घट जाती है। अतः यह लॉन्ग ट्रेड के लिए बेहतर दिखता है। उपर्युक्त चित्र ट्रेंड फॉलोइंग तकनीक में लॉन्ग ट्रेड का एक और जीरो न दर्शाता है।
छल्ला ट्रेंड चढ़ाव का था, वहां स्वस्थ पुलबैक था, साथ ही प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश हरामी पैटर्न दिखा रहा था। हालांकि यदि आप प्राइस वॉल्यूम के सहसंबंध को तलाश रहे हों तो यह अलग कहानी सुनाता है। इसमें गिरावट के दौरान वॉल्यूम स्पाइक दिखता है और चढ़ाव के दौरान वॉल्यूम बढ़ोतरी नहीं दिखती। यह गंभीर विक्रेताओं का होना दर्शाता है, इसलिए यह लॉन्ग ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, जबकि भाव सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश हरामी पैटर्न दर्शा रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम सहसंबंध को सावधानी से देखें। हर बार भाव बढ़ने पर वॉल्यूम में भी बढ़त दिखी और हर बार जब भाव सुधार हुआ तब वॉल्यूम भी घटी है। यह पैमाना तेजड़ियों के लिए अच्छा और लॉन्ग ट्रेड के लिए वॉल्यूम की तरफ से पुष्टि करता है। पिछला रुख गिरावट का था, यह स्वस्थ वापसी है तथा भाव भी रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बियरिश हरामी और पिन बार जैसे कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शा रहे हैं। अब प्राइस वॉल्यूम के सह संबंधों को ध्यान से देखें। हर बार भाव गिरने पर वॉल्यूम बढ़त दिखाती है और हर बार भाव बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो जाती है। अतः वॉल्यूम मंदड़ियों की मजबूत स्थिति का संकेत करती है, इसलिए यहां शॉर्ट ट्रेड करना अच्छा रहेगा। वॉल्यूम एनालिसिस एडवांस्ड इस हिस्से की शुरुआत करने से पहले मैं छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आप नौसिखिया हैं तो कृपया इसे न पढ़ें और सीधे अगले अध्याय पर चले जाएं। आप वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं और आप थोड़ा अनुभव हो जाने के बाद इस हिस्से को पढ़ें। प्राइस वॉल्यूम सह संबंध का पारंपरिक विचार या बोध हर बार काम नहीं करता और यह अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं से चूक जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रेडर्स कहेंगे कि प्राइस केवल तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम में भी वृद्धि हो। मेरी राय में यह विचार सही नहीं है। प्राइस अधिक वॉल्यूम होने के साथ भी बढ़ सकते हैं, मध्यम वॉल्यूम के साथ भी बढ़ सकते हैं और यह कम वॉल्यूम होने पर भी बढ़ सकते हैं। क्या आपको मेरा विचार बकवास लगा? चलिए कुछ चार्ट देखते हैं। चित्र 7.6 में अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक भाव चढ़े लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ी। वॉल्यूम तुलनात्मक रूप से लगभग औसत वॉल्यूम जितनी ही है। यही है ना? क्या इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल है? चलिए नीचे वाला चित्र देखते हैं। चित्र 7.7 U.S.D.I.N आर चार्ट है जिसमें भाव बढ़कर 64.25 से 68.75 हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम को देखें तो यह औसत वॉल्यूम से भी कम है। यही है ना? यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भाव तब भी बढ़ सकते हैं जब वॉल्यूम कम हो। चित्र 7.8 एक और उदाहरण है जिसमें भाव चढ़ रहे हैं और वॉल्यूम नहीं बढ़ रही। अब तक कम से कम आप इस पर तो सहमत होंगे कि भाव तब भी बढ़ सकते हैं जब वॉल्यूम अधिक हो, वॉल्यूम मध्यम हो या वॉल्यूम कम हो। यदि आपके लिए इस तथ्य को स्वीकारना और पचाना अभी भी मुश्किल हो रहा है तो कृपया कुछ चार्ट देखें और इसमें भाव बढ़ने के साथ ही वॉल्यूम के हिस्से पर नजर डालें। चलिए अब आपको समझाने के लिए एक सरल चार्ट लेते हैं। चित्र 7.9 में रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन और भाव का ट्रेंड लाइन के ऊपर अहम वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ खुलना और बंद होना देखें। इस चार्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? तेजी है, मंदी है या स्पष्ट नहीं है? अगर आपका जवाब तेजी है तो आपकी समझ और वास्तविकता के बीच बड़ा असंतुलन है। मैं विस्तार से समझाता हूं। क्या आप मानते हैं कि रेसिस्टेंस जोन विक्रेताओं के लिए होती है? इसके अलावा विक्रेताओं को रेसिस्टेंस जोन में नहीं होना चाहिए जिससे भाव और चढ़ सकें। लेकिन ब्रेकआउट कैंडल को ध्यान से देखें। यहां विक्रय विक है जो आकार में लगभग 50% है, जिसका अर्थ हुआ कि यहां इनमें से 50% विक्रेता हैं। आपने गहरे हरे रंग की वॉल्यूम स्पाइक को देखकर तेजी का अंदाजा लगाया था, है ना? लेकिन यह वॉल्यूम स्पाइक 50% विक्रेताओं की उपस्थिति का संकेत देता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स का विश्लेषण गलत हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चित्र 7.10 को ध्यानपूर्वक देखिए। आपका वॉल्यूम स्पाइक ए और बी के बारे में क्या सोचना है? प्राइस कैंडल ए में वॉल्यूम स्पाइक में 40% खरीद विक है, इसलिए ए वॉल्यूम स्पाइक में 40% खरीददार हैं। प्राइस कैंडल बी में वॉल्यूम स्पाइक में 60% खरीद विक है, इसलिए बी वॉल्यूम स्पाइक में 60% खरीददार हैं। बड़ी गलतफहमी दूर करने के बाद अब बताता हूं कि मैं प्राइस वॉल्यूम के रिश्ते का किस तरह विश्लेषण करता हूं। पूर्व में हमने प्राइस के उपयोग द्वारा जानना सीखा था कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस होल्ड होगा या नहीं। अब हम इसी चीज को
वॉल्यूम से जानेंगे और बाद में हम ट्रेडिंग निर्णय लेने में प्राइस और वॉल्यूम दोनों को जोड़ सकेंगे। चित्र 7.11 EAT का दैनिक चार्ट दर्शाता है कि अब भाव सपोर्ट ट्रेंड लाइन के निकट है। यह फैसला करने के लिए कि क्या सपोर्ट को वॉल्यूम से होल्ड मिलेगा या नहीं, हमें अहम वॉल्यूम स्पाइक्स का विश्लेषण करना होगा। मैंने चार्ट पर 5 अहम वॉल्यूम स्पाइक्स चिह्नित किए हैं और नीचे इन स्पाइक्स का विश्लेषण करूंगा। स्पाइक 1, यह तेजी दिखती है, लेकिन यहां विक्रय विक है और साथ ही बाद में भाव भी गिरे हैं, इसलिए मैंने इस स्पाइक को मंदी के रूप में चिह्नित किया है। स्पाइक 2, यहां कोई खरीद विक नहीं है और बाद में भाव भी गिरे हैं, इसलिए मैंने इसे मंदी के रूप में चिह्नित किया है। स्पाइक 3, पुनः यहां खरीद विक नहीं है तथा भाव में और अधिक गिरावट है, इसलिए मैंने इसे मंदी के रूप में चिन्हित किया है। स्पाइक 4, विक्रय विक अधिक नहीं है और बाद में भाव भी बढ़े हैं, इसलिए मैंने इसे तेजी के रूप में चिन्हित किया है। 0.15, यह स्पाइक अनिश्चित है, यहां खरीद और विक्रय पाविक हैं, लेकिन 2 दिन बाद भाव गिरे हैं, इसलिए मैंने इसे तटस्थ के रूप में चिन्हित किया है। अब यहां कुल 5 वॉल्यूम स्पाइक हैं। इन 5 में से 3 बियरिश वॉल्यूम स्पाइक, एक बुलिश स्पाइक और एक तटस्थ स्पाइक है, इसलिए यहां सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर भाव टूटने की बहुत संभावना है। आप निम्न चित्र में परिणाम देख सकते हैं। मुझे आशा है कि यह जानकारी उपयोगी होगी। अध्याय 8, सफल ट्रेडिंग के 4 स्तंभ। ज्यादातर ट्रेडर्स केवल तकनीकी विश्लेषण को अधिक महत्व देते हैं और शेष अवधारणाओं को अनदेखा कर देते हैं। कृपया ऐसी बड़ी गलती कभी न करें। सफल ट्रेडिंग के 4 स्तंभ हैं। 1. तकनीकी विश्लेषण। 2. धन प्रबंधन। 3. मानसिकता। 4. कार्यान्वयन। ये सभी अवधारणाएं कार के 4 पहियों के जैसी हैं। अगर एक भी पहिया अनुपस्थित हो तो आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए इन सभी अवधारणाओं को समान महत्व दें। पहला स्तंभ, तकनीकी विश्लेषण। आसान शब्दों में कहूं तो आपने पिछले अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा है वह तकनीकी विश्लेषण का ही एक छोटा सा पहलू था। तकनीकी विश्लेषण वह पद्धति है जिसका उपयोग पुराने डाटा 0n तरीकों से विश्लेषण करके शेयर इंडेक्स की आगामी भाव की भविष्यवाणी की जाती है। तकनीकी ट्रेडर्स का मानना है कि भाव की भावी चाल को जानने के लिए मौजूदा और पिछला प्राइस एक्शन सबसे विश्वसनीय साधन है। वे ट्रेडिंग के फैसले लेने में किसी भी तरह की बुनियादी जानकारी का इस्तेमाल नहीं करते। तकनीकी ट्रेडर्स प्राइस चार्ट, इनमें सबसे लोकप्रिय कैंडलस्टिक चार्ट है। सूचकांक, ऐसे हजारों हैं, और विभिन्न वॉल्यूम प्रतिनिधि, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑन ऑर्डर फ्लो का भाव के विश्लेषण में उपयोग करते हैं। दूसरा स्तंभ, धन प्रबंधन। धन प्रबंधन अच्छा हो तो खराब ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा भी धन कमाया जा सकता है। जैक डी श्वेगर धन प्रबंधन के कुछ तय नियम हैं जिनसे आवश्यक पोजीशन आकार आवंटित किया जाता है, जिससे ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न का लक्ष्य रखते हुए जोखिम घटाया जा सके। इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन सही तरीका हमेशा नुकसान को कम करना और मुनाफा बढ़ाने दोनों पर केंद्रित रहना है। किसी भी धन प्रबंधन पद्धति को चुनने से पहले यह जरूरी है कि आप खुद से यह सवाल करें कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं, क्योंकि एक खास पद्धति पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए उचित है तो दूसरी पद्धति इंट्राडे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स के लिए सही है। मैं दोनों तकनीकों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अपनी ट्रेड शैली के आधार पर आप उसी पद्धति को चुनें जो आपकी ट्रेडिंग के मुताबिक हो। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए प्रत्येक सौदे के लिए अपनी पूंजी का 10% आवंटित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1,000 रुपए की पूंजी है, डी पने कखक को ट्रेडिंग के लिए चुना है, तो मान लेते हैं कि का C.M.P 100 रुपए है, तो आपकी पूंजी का 10% हुआ 10,000 रुपए, तो आप कखक के 10,000 100 शेयर खरीद सकते हैं। इस तरीके का उपयोग करने से आपका प्रति ट्रेड कुल पूंजीगत जोखिम प्रतिशत 0.5% 2% के बीच होगा, जो इस पर निर्भर होगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे है, जो कि पर्याप्त है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए किसी भी ट्रेडिंग दिवस पर प्रति ट्रेड केवल 2% का अधिक लें। इसके अलावा किसी भी ट्रेडिंग दिवस पर 5% से अधिक नुकसान न उठाए, जिसका अर्थ है कि आपको किसी भी ट्रेडिंग दिवस पर 2-3 से ज्यादा सौदे नहीं करने हैं। बहुत से ट्रेडर पोजीशन ट्रेड में भी
अपनी पूंजी का केवल 1-2% जोखिम उठाने का सुझाव देते हैं और वे पूंजी पर कोई ऊपरी रोक नहीं लगाते। इससे पोजिशनल ट्रेड करते हुए थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मैं इसे एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए की पूंजी है। आपने प्रत्येक पोजिशनल ट्रेड में अपनी पूंजी पर 2% जोखिम लेने की योजना बनाई है, जो प्रति ट्रेड 2,000 रुपए बनता है। आपने कखग शेयर को चुना है। आपने 1,000 पर प्रवेश किया और 990 को SL बनाया। तब आपकी खरीदी कुल शेयर संख्या है 2,000 रुपए 10,200 शेयर होगी। 200 शेयर खरीदने के लिए 200 x 1,000 रुपए 2,000 रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी। 0। किन आपके खाते में तो 2,000 रुपए की पूंजी नहीं है। या तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक पोजिशनल ट्रेड पर अपनी पूंजी का केवल 10% इस्तेमाल करें। ठीक है ना? इससे पोजिशनल ट्रेडर्स की बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएंगी। यदि ट्रेडर फ्यूचर्स में पोजिशनल ट्रेड की योजना बना रहा हो तो संभव है कि यह समस्या न आए, क्योंकि लीवरेज द्वारा अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन आपको बिग गैप ओपनिंग जोखिमों का ध्यान रखना होगा। इंट्राडे ट्रेडर्स को भी इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनमें से ज्यादातर फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। दोनों ही मामलों में लीवरेज उपलब्ध है, जो अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता का निर्वाह करेगी। आसान शब्दों में कहें तो पोजिशनल ट्रेडर्स प्रति ट्रेड अपनी 10% पूंजी लगाएं। इंट्राडे ट्रेडर्स प्रति ट्रेड अपनी केवल 2% पूंजी पर जोखिम लें। तीसरा, स्तंभ मानसिकता। मानसिकता का अर्थ है किसी स्थिति या गतिविधि को नियंत्रित करने वाली मानसिक अवस्था या भावनाएं। तो जब हम ट्रेडिंग मानसिकता की बात करते हैं तो यह ट्रेडिंग को शासित करने वाले संज्ञानात्मक कारकों पर लागू होता है। ट्रेडिंग के संबंधित 4 प्रमुख भावनाएं हैं: लालच, भय, पछतावा और उम्मीद। कृपया ध्यान रखें कि ज्ञान न हो तो ये चारों ही कारक उभरने लगते हैं। लालच, प्रत्येक ट्रेड से ज्यादा मुनाफा कमाने की बेकाबू भावना का विकसित होना लालच है। कुछ सौदों में हमें नुकसान भी होगा, कुछ सौदों में कम मुनाफा होगा और केवल कुछ में ही बड़ा मुनाफा मिल सकेगा। ट्रेडर बाजार में बिना मुनाफे के तो टिक सकता है, लेकिन बिना पूंजी के नहीं टिक सकता। पूंजी की सुरक्षा करना सबसे अहम है और इससे अगला जरूरी पहलू लगातार मुनाफा कमाते रहना है। मित्रवत सुझाव लक्ष्य धन के आधार पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया आधारित लक्ष्य तय करें। पूंजी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो लंबे समय तक बाजार में टिके रह सकेंगे। भय आपके मन में उपजे, ज्यादातर भय का कारण आपके ट्रेडिंग के पिछले बुरे अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, आप ब्रेकआउट ट्रेड के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका मन शुरुआत करने से झिझक रहा है, जिसका अर्थ हुआ कि आपने अतीत में कुछ ब्रेकआउट सौदों में धन गंवाया है और आपके अवचेतन मन ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की अवधारणा को दर्द से जोड़ लिया है। इसलिए आपके मन में झिझक है। कुछ मामलों में भय का कारण आपकी परवरिश भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि बचपन से आपके मन में कारोबार करना बुरा है का विचार बैठा है, तो आपको ट्रेडिंग में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेडिंग के भय को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ट्रेडिंग के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएं। आप ऐसा अपने सिस्टम की अधिक डाटा द्वारा जांच करके, ट्रेडिंग पर विशिष्ट पुस्तकें पढ़कर या ट्रेडिंग का विशिष्ट कोर्स करके कर सकते हैं। यदि भय आपकी परवरिश के कारण है, तो इन्हें पहचानना और स्वीकार करना सबसे जरूरी कदम होगा। इसके बाद आप इस भय को दूर करने के लिए अभिकथन या आभार अभ्यास जैसी सरल विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि समस्या इसके बाद भी बनी रहे, तो आप किसी मानसिक सलाहकार या हिप्नोटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। मित्रवत सुझाव ट्रेड की योजना बनाएं और योजनानुसार ट्रेड करें। पछतावा। ट्रेडिंग में पछतावे अनंत हैं। यदि आप सौदे से एग्जिट कर जाते हैं और भाव अनुकूल दिशा में बढ़ते रहते हैं, तो आपको एग्जिट के फैसले पर पछतावा होगा। यदि आपको सौदे में लाभ नहीं होता और इसके बाद सौदा नकारात्मक जोन में मुड़ने लगे, तो ट्रेडर को एग्जिट ना करने के अपने फैसले पर पछतावा होगा। मित्रवत सुझाव 1, अपने फैसलों को लेकर संतुष्ट रहें। 2, रोजाना ट्रेड द ट्रेड सीखते व सुधार करते रहें। 3, अपनी ट्रेडिंग योजना से संबंधित चुनावों पर पछतावे में ऊर्जा खर्च न करें। उम्मीद। एक ट्रेडर सौदे की योजना बनाने के साथ ही किसी चमत्कार के होने की उम्मीद लगाने लगता है। उदाहरण के लिए,
ट्रेडर ने किसी शेयर को ऑनस्ट्रो पर 98 के स्टॉप लॉस लेवल के साथ खरीदने की योजना बनाई और 104 के लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लिया। जब भाव 100 पर थे तब यह सौदा हुआ। कुछ समय बाद भाव 104 पर पहुंचे गए, लेकिन ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी भी समय बाजार में शॉर्ट कवरिंग होने लगेगी और इससे उसे अपने शेयर पर भारी मुनाफा हो सकता है। अब बाजार उलटने लगता है। हमारे शेयर के भाव लौटकर 99 पर आ जाते हैं और अब ट्रेडर इनके फिर से चढ़ने की उम्मीद करने लगता है। भाव गिरकर 98 पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह नुकसान नहीं काटता क्योंकि उसे लगता है कि भाव बस चढ़ने ही वाले हैं। अब भाव 46 तक पहुंच गए हैं और वह अभी भी इनकी वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। उपर्युक्त उदाहरण में हुआ यह कि वह अपनी ट्रेडिंग योजना से भटक गया। पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस और लक्ष्य वह दो बिंदु हैं जहां हमें कदम उठा लेना चाहिए। जब हम इन बिंदुओं पर पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं करते तो हालात हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद हम जो फैसला लेते हैं वह उम्मीदों पर टिका होता है, जो कमजोरी की निशानी है। मित्रवत सुझाव एक्शन बिंदुओं, स्टॉप लॉस और लक्ष्य को लेकर सजग रहें और अपनी ट्रेड योजना के अनुसार ही चलें। बाजार में अच्छे अवसर आते रहते हैं। कृपया किसी भी सौदे को ऐसी उम्मीद के भरोसे न छोड़ें जो बाद में नाउम्मीदी बन जाए। नकारात्मक चीजें ट्रेडर की मानसिकता को दुष्प्रभावित करती हैं। आप बतौर ट्रेडर कितने भी दक्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर लेंगे तो कारोबार में सफल नहीं हो सकेंगे। अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर रखने की निम्न कुछ विधियां हैं। सकारात्मक शुरुआत। अपने दिन की शुरुआत थोड़ी देर किसी सकारात्मक उक्ति या पुस्तक को पढ़ने या सकारात्मक या प्रेरणादायी वीडियो देखने से करें। जब आप सुबह सवेरे सकारात्मक विचार रखते हैं तो यह सकारात्मक स्पंदन दिन भर आपके दिमाग में बने रहते हैं। आप पूरे दिन ऊर्जावान और प्रसन्न रह सकते हैं। आभार। हम हमेशा उन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे जीवन में नहीं हैं। इससे हमारे मन में हमेशा नाखुशी और अधूरेपन का एहसास बना रहता है। आप जिन वस्तुओं या लोगों को चाहते हैं उनके बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी उन चीजों या वस्तुओं के प्रति आभार दर्शाना है जो आपके पास इस पल मौजूद हैं। रात सोने से पहले आप अपने जीवन में फिलहाल मौजूद 0 और लोगों के बारे में सोचें और इन सब को लेकर अच्छा महसूस करें। इस व्यवहार से आपके मन में प्रफुल्लता और पूर्णता आएगी और इससे आप में आगामी लक्ष्यों को पाने योग्य ऊर्जा पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी। टीवी, मोबाइल, यदि संभव हो तो रात को सोने से पहले टीवी न देखें या मोबाइल का उपयोग न करें। नवीनतम अध्ययनों से पता चला है कि टीवी और मोबाइल की तेज रोशनी दिमाग को उत्तेजित करती है, जिससे गहरी नींद के लिए जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव दुष्प्रभावित होता है। अच्छी नींद की कमी आपकी मानसिकता को नुकसान पहुंचा सकती है। झगड़े, गपबाजी और वाद विवाद से बचें। झगड़े, गपबाजी और वाद विवाद हमारे नकारात्मक विचारों के मुख्य स्रोत हैं। यदि आप गुस्से में हैं तो किसी व्यक्ति से बात न करें। अच्छा है कि थोड़ी देर अकेले रहें और शांत हों। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब संवाद के लिए विचारों का निर्माण करें और इसके बाद उस व्यक्ति के साथ चर्चा करें। गपबाजी से किसी का भला नहीं हुआ है। इस समय को कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने या किसी अच्छे शौक को पूरा करने में लगाएं। चौथा, स्तंभ। कार्यान्वयन है कैसे एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। वर्ष 1931 में एक फार्मासिस्ट टेड और उनकी पूर्व शिक्षिका रही पत्नी डोरोथी ने अमेरिका में साउथ डिकोटा के वॉल कस्बे में छोटी सी दवा की दुकान खरीदी। वे उसी छोटे से गांव में बसना चाहते थे क्योंकि वहां स्कूल और अच्छा गिरजाघर दोनों ही थे। वॉल उनकी आवश्यकताओं पर खरा उतरता था और इसलिए उन्होंने वॉल में एक छोटी सी दवा की दुकान खरीदकर अपना कारोबार शुरू किया। वॉल की सड़कों से बहुत से सैलानी गुजरते थे, लेकिन कोई भी उनकी दवा की दुकान पर नहीं आता था। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और टेड ऑफ डोरोथी की उम्मीदें धुंधलाने लगी थीं। मुख्य या यह थी कि मुख्य सड़क से यात्रियों को स्टोर तक कैसे बैत किया जाए। तभी टेड और डोरोथी को एक शानदार विचार सूझा। उन्होंने स्टोर में आने वाले हर व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना शुरू किया। उन्होंने मुख्य सड़क पर कुछ साइन बोर्ड के साथ ही स्टोर तक पहुंचने का नक्शा भी लगाया
और वहां ठंडे पानी की उपलब्धता के बारे में बताया। इस विचार द्वारा उनका कारोबार चल निकला और आज उनकी दुकानें दुनिया भर में हैं। आज वॉल ड्रग स्टोर की सभी शाखाओं में दुकान में आने वाले हर व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाया जाता है। यहां उनके कुल मुनाफे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिवर्ष केवल बिलबोर्ड्स पर ही $400,000 खर्च किए। आपके पास ट्रेडिंग को अधिक अनुशासित बनाने के लिए कौन से विचार हैं? याद रखिए, एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग में कार्यान्वयन ही वास्तविक रामबाण है। मान लीजिए, आपके पास शानदार सकारात्मक संभावनाशील विधि और स्पष्ट धन प्रबंधन नियम है, तो ऐसा होने पर आप ट्रेडिंग द्वारा लंबे समय तक धन कमा सकते हैं। यदि आपकी योजना हर तरह की बाजार अवस्थाओं में काम करती हो। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स में आपने क्या सीखा है और आपको क्या अच्छा लगा है, या ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई भी नया वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है मार्केट सीक्रेट के नाम से, जिसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से लिंक मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, फाइंड आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे मार्केट सीक्रेट ऐप में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कोर्स हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में सिखाया गया है, जिसके माध्यम से 1-2 महीने में आप ट्रेडिंग में मास्टर बन जाओगे। हमने आपके लिए ई बुक भी लेकर आए हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, जिसमें लाइव मार्केट चार्ट के उदाहरण के साथ समझाया गया है, जो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।